everyone, I am Anuradha Priyadarshini and once again welcome to my channel Current Affairs with Anuradha। आज मैं आप लोग के साथ न्यू एजुकेशनल पॉलिसी 2020 डिटेल में डिस्कस करूंगी। ये 21st सेंचुरी का एजुकेशनल पॉलिसी है, आज के हिसाब से बनाया गया है। 34 ईयर्स के बाद एजुकेशनल पॉलिसी आई है। लास्ट पॉलिसी जो है वो 1986 में आई थी। हालांकि 1992 में भी एक पॉलिसी आई थी, लेकिन 1986 और 1992 वाले पॉलिसी में बहुत स्लाइड चेंजेस किए गए थे, जिस वजह से इस पॉलिसी को बहुत ज़्यादा वैल्यू या इम्पोर्टेंस नहीं मिला। तो अभी जो पॉलिसी आई है वो अगर आप देखेंगे तो 34 ईयर्स के बाद एक पॉलिसी आई है जिसमें बहुत ज़्यादा मेजर चेंजेस किए गए हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिटेल में डिस्कस करूंगी कि क्या मेजर चेंजेस किए गए हैं, स्टूडेंट्स पे या पेरेंट्स पे इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर आप एज ए स्टूडेंट्स देखें या फिर एज ए पेरेंट्स देखें तो ये पॉइंट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। मैं आपके साथ इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करूंगी, जैसे हम और आप, हमारे जैसे स्टूडेंट 10+2 सिस्टम से पास आउट होकर के आए हैं और आज अभी जो ये एजुकेशनल पॉलिसी आई है इसमें इस सिस्टम को ही ख़त्म कर दिया गया है। अब जो सिस्टम आ रहा है वो है 5+3+3+4। ये क्या है ये भी मैं आपके साथ डिटेल में डिस्कस करूंगी। बोर्ड एग्जाम के लिए क्या चेंजेस हुआ है, स्कूल लेवल पे क्या चेंजेस होगा, हायर एजुकेशन में क्या चेंजेस होगा, एमफिल को हटा दिया गया है, क्यों हटाया गया ये भी हम डिस्कस करेंगे। इसमें लैंग्वेज पे बहुत ज़्यादा फोकस किया गया, क्यों लैंग्वेज पे फोकस किया गया, क्या इंपॉर्टेंस है यहाँ पे, वो भी हम देखेंगे। फाइनेंस भी देखेंगे। कहा जा रहा है कि हमारे जीडीपी का 6% जो है वो एजुकेशन पे इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। अभी तक जितना भी एजुकेशन पे इन्वेस्टमेंट होता है ना, जितनी भी सरकार की तरफ से पैसा दिया जाता है एजुकेशन के नाम पे, उसका मोस्ट ऑफ द पैसा टीचर्स को सैलरी देने में ही चला जाता है। इवन आप अगर गवर्नमेंट स्कूल्स की बात करेंगे तो वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है। तो आप सोच सकते हैं कि कितना ज़्यादा काम करना पड़ेगा। टेक्नोलॉजी को इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है। कहा गया है कि आप जो ये एजुकेशनल पॉलिसी जो है वो मोस्टली टेक्नोलॉजी बेस्ड भी बनाई जाएगी। इस वीडियो में हम इन सारे पॉइंट्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। बोर्ड एग्जाम के लिए क्या चेंजेस आया है, कॉलेज में एडमिशन के लिए क्या चेंजेस है, एवरी पॉइंट मैं आपके साथ डिटेल में डिस्कस करूंगी। और आपके जितने भी डाउट्स हैं ना, इस वीडियो को लास्ट तक देखने के बाद आपका डाउट्स जरूर क्लियर हो जाएगा। अगर आपको मेरा मटेरियल अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल बटन को प्रेस करके रखिए ताकि मेरे जितने भी अपकमिंग वीडियोज़ होंगे उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आएगा। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि न्यूज़ में क्या था, क्यों था ये एजुकेशनल पॉलिसी न्यूज़ में। लास्ट वेडनेसडे को यूनियन कैबिनेट ने इसको अप्रूवल दिया है, न्यू एजुकेशनल पॉलिसी को फॉर 21st सेंचुरी। ये जो पॉलिसी है वो 34 ईयर्स के बाद आई है। लास्ट पॉलिसी जो थी वो 1986 में आई थी, उसमें मेजर चेंजेस किए गए थे। उसके बाद हालांकि 1992 में भी एक पॉलिसी है, लेकिन बहुत स्लाइड चेंज हुई थी, इसलिए उसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं मिला था। इसकी कुछ मेजर हाईलाइट्स हम लोग देख लेते हैं। सिंगल रेगुलेटर फॉर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट option in degree courses, discontinuation of MPhil program, low stakes board exam, common entrance exam for universities are among the highlights of the new national educational policy approved by the union cabinet on Wednesday। चलिए इसके बाद एक बहुत मेजर चेंज किया गया, जिसको अभी तक हम लोग जिस मिनिस्ट्री को HRD मिनिस्ट्री कहते थे उसका नाम चेंज कर दिया गया है। उसका नाम अब होगा एजुकेशन मिनिस्ट्री। जो मिनिस्टर इसके होंगे उनको हम एजुकेशन मिनिस्टर कहेंगे। अगर मैं आपको हिंदी में कहूँ तो शिक्षा मंत्रालय कहा जाएगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि इस न्यू एजुकेशनल पॉलिसी का जो ड्राफ्ट है वो 2018 के दिसंबर में ही तैयार कर दिया गया था, पब्लिश हो गया था बाय ए पैनल हेडेड बाय इसरो चीफ के कस्तूरीरंगन। लेकिन 2019 में जो लोकसभा का जो इलेक्शन हुआ है मई में, उसके बाद इसको पब्लिक रिव्यू के लिए लाया गया था। और HRD मिनिस्ट्री का दावा है कि 2 लाख प्लस लोगों ने अपना रिव्यू, अपने कमेंट्स इसके लिए दिए, जिसको बाद में इसमें इंक्लूड भी किया गया था। देखिए इससे पहले जो एजुकेशनल पॉलिसीज थी वो 1968 में आई थी और 1986 में आई थी। इस बार की जो पॉलिसी है उसका वन ऑफ द मेजर जो साइलेंट फीचर्स है वो है 10+2 सिस्टम को रिप्लेस कर देना। और अब जो सिस्टम आ रहा है वो 5+3+4 का करिकुलम स्ट्रक्चर आ रहा है, करस्पॉन्डिंग टू द एज ग्रुप 3 to 8, 8 to 11, 11 to 14, 14 to 18 रिस्पेक्टिवली। इस चीज़ को हम डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे कि ये सिस्टम क्या है और 10+2 का जो सिस्टम है उससे ये कैसे डिफर है, ये भी मैं आपके साथ डिटेल में आगे डिस्कस करूँगी।
चलिए, अब जो न्यू एजुकेशनल सिस्टम आया है उसने 10+2 का जो ओल्ड फॉर्मेट था उसको रिप्लेस कर दिया गया है। अब जो फीचर है वो है 5+3+3+4। इसमें अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन जो होता है इस पर भी बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है। ये जो एज ग्रुप है ना, फर्स्ट जो 5 जो यहाँ पे दिख रहा है, मैं आपको आगे बताऊँगी कि 5+3+3+4 है क्या और किस एज ग्रुप को इसमें रखा गया है या फिर किस क्लासेस को इसमें रखा गया है, ये मैं आपके साथ आगे डिटेल में डिस्कस करूँगी। देखिए, पहले के एजुकेशनल पॉलिसीज़ में क्या था कि छोटे बच्चे की क्लासेस या फिर उन वो जो एज ग्रुप होता है ना, एक 3 to 8 का एज ग्रुप या फिर आप कहें 3 to 14 का जो एज ग्रुप होता है, वो काफ़ी उनका जो अर्ली डेवलपमेंट, उनकी जो लर्निंग कैपेसिटी होती है वो बहुत अच्छी होती है। लेकिन पहले के 10+2 वाले सिस्टम में इस चीज़ पे फोकस नहीं किया जाता था। अगर आप जिस टाइम से हम लोग पढ़ के आए हैं या आप और मैं पढ़ के आए हैं, अगर आप उस टाइम की बात करेंगे तो जैसे ही बच्चा 8+ में जाने लगता था, पेरेंट्स या फिर स्कूल बहुत ज़्यादा सिंसियर हो जाता था। इवन अगर आप 10th में देखेंगे तो एक अलग तरीके का प्रेशर होता था स्टूडेंट के ऊपर कि 10th का बोर्ड देना है, 10th के बोर्ड में परफॉर्म करना है, ये बहुत बड़ा एक प्रेशर रहता था। लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं रहेगा। हर एक क्लास की अलग इम्पॉर्टेंस है, हर एक क्लास को पढ़ाने का एक अलग तरीका इसमें डेवलप किया गया है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। One of the silent feature of the new educational policy is shifting from decade-old 10+2 format to keep 5+3+3+4, keeping in mind a child's development and capabilities. The new national educational policy replaces the rule framed in 1986 and restructures school and higher educations to make more flexible and with an integrated approach. बहुत important है, आगे हम लोग और डिटेल में देखते हैं। चलिए, अब हम लोग देखते हैं ये 5+3+3+4 का ये सिस्टम क्या है, कैसे कैसे इसको डिवाइड किया गया है। अगर आप ये फर्स्ट 5 की बात करेंगे तो इनको फाउंडेशनल ईयर्स कहा गया है। इसमें मोस्टली जो एज ग्रुप के बच्चे होते हैं वो 3 to 8 एज का जो ग्रुप के जो बच्चे होते हैं वो होते हैं और उनकी क्लासेस प्री स्कूल +1 to क्लास 1 एंड क्लास 2 की पढ़ाई इसमें होती है। इस एज ग्रुप को फाउंडेशनल ईयर कहा गया है। इसमें बच्चों को मोस्टली आपको जो एक्टिविटीज़ है एक्टिविटीज़ करा करके पढ़ाना है, चाहे आप उनको कलर पढ़ाइए, चाहे आप उनको एनिमल्स के नेम पढ़ाइए, फ्रूट्स के नेम पढ़ाइए, कुछ भी आपको फर्दर एक्टिविटीज़ करके पढ़ाना है। इस एज ग्रुप में उनके ऊपर बुक का प्रेशर ना हो करके एक्सपेरिमेंटल कहें या फिर ये कहें कि एक उनकी फाउंडेशन तैयार की जाती है कि एजुकेशन सिस्टम आगे कैसे होता जाएगा, इस चीज़ के लिए उनको तैयार किया जाता है। ये एज ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें एक बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म इस चीज़ को लेके है कि अगर आपको पता होगा कि रूरल एरियाज़ में ये जो एज ग्रुप है वो कंप्लीट, एक तो इस एज ग्रुप में पढ़ाई है ही नहीं बहुत ज़्यादा। अगर आप ग्रामीण एरिया में देखेंगे तो उनके यहाँ जो एजुकेशनल जो एडमिशन होता है वो 4+ में होता है। किसी भी सरकारी स्कूल का आप देखेंगे तो 4+ के बच्चे आते हैं। ये आंगनवाड़ी केंद्र में जो पढ़ाया जाता है इन प्री स्कूल के बच्चों को, ये एक बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म रहा, क्योंकि क्या इस एज ग्रुप के बच्चों को वहाँ पे उस तरीके की इंफ्रास्ट्रक्चर मिल पाएगी, क्या वो इस तरीके से उनको पढ़ा पाएंगे जिस हिसाब से इसको फाउंडेशनल ईयर कहा गया है। तो गवर्नमेंट ने इस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा काम करेंगे। उनकी तरफ से ऐसा कहा गया है कि आंगनवाड़ी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया जाएगा। वहाँ के जो आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं उनको भी बहुत तरीके की ट्रेनिंग दी जाएगी, ताकि ये जो फाउंडेशनल ईयर है इसको इस ईयर में बच्चों की जो लर्निंग कैपेसिटी है उसको काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ किया जाए विथ प्रैक्टिकल नॉलेज। चलिए, हमारा नेक्स्ट है प्रिपरेटरी स्टेज फॉर 3 years। ये जो एज ग्रुप है वो क्लास 3 से क्लास 5 का क्लासेस है और अगर इनका एज ग्रुप आप देखेंगे तो 8 to 11 का जो एज ग्रुप है वो इस प्रिपरेटरी स्टेज में इंक्लूड होता है। इस एज में मोस्टली उनको पढ़ाना जो है विथ फोकस ऑन एक्सपेरिमेंटल लर्निंग, मतलब इस एज ग्रुप में सिर्फ आपको किताब का प्रेशर, बुक का प्रेशर नहीं देना है। अगर आपको पता होगा तो एक बहुत अच्छी सी इंसिडेंस है कि अगर आप किसी एक टाइम पे एक रूल आया था कि अगर आप स्कूल जा रहे हैं, आपके बैग का एक पर्टिकुलर वेट डिसाइडेड था कि उस वेट से ज़्यादा आपका बैग नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपको स्कूल में एंट्री नहीं मिलेगी। तो ये भी इस चीज़ के ऊपर काम करे, क्योंकि बच्चों को क्या होता है, बुक का प्रेशर बहुत ज़्यादा आने लगता है। तो इस एज ग्रुप में बोला गया कि उनको एक्सपेरिमेंटल नॉलेज काफ़ी ज़्यादा दिया जाएगा, ना कि बुकिश नॉलेज दिया जाएगा। जो भी वो पढ़ेंगे वो इसको एक्सपेरिमेंट करेंगे या फिर डे टू डे लाइफ में देखेंगे, ऐसी चीज़ें उनको इसमें इंक्लूड किया जाएगा। इसके बाद का जो 3 years है उसको सेकेंडरी स्टेज कहा गया है। इसमें मोस्टली आपको क्लास 6 से क्लास 8 के बच्चे इंक्लूडेड रहेंगे और उनका एज ग्रुप 11 to 14 रहेगा। इस स्टेज में भी एक्सपेरिमेंटल नॉलेज पे काफ़ी ज़्यादा फोकस किया गया है। इस स्टेज पे एक वोकेशनल कोर्स इंट्रोड्यूस किया जाएगा। अगर आपके बच्चे को मान लीजिए या फिर आपको मान लीजिए किसी पर्टिकुलर चीज़ में इंटरेस्ट है, मान लीजिए अगर आपका डिस्ट्रिक्ट जो है वो काफ़ी फेमस है किसी पर्टिकुलर पेंटिंग में या फिर किसी पर्टिकुलर
तरीके की अलग चीज़ में, तो आपका बच्चा इस स्टेज पे आकर के वोकेशनल ट्रेनिंग ले सकता है, या फिर यूँ कहें तो वो इंटर्नशिप कर सकता है। अगर आपके बच्चे को मान लीजिए कुकिंग में इंटरेस्ट है, ठीक है, उसके स्कूल में ये सब्जेक्ट रहेगा, वो वहाँ पढ़ेंगे। अगर उनको बहुत इंटरेस्ट है या फिर इसमें वो अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, तो यहाँ पे आकर के वो अपनी इंटर्नशिप ले सकते हैं। अगर आपके पर्टिकुलर शेफ़ है, पर्टिकुलर किसी इंस्टीट्यूट के साथ वो एक पर्टिकुलर इंटर्नशिप ले सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट इस स्टेज पे इंक्लूड किया गया है। चलिए, हमारा लास्ट स्टेज जो है उसको सेकेंडरी स्टेज कहा जाता है। ये 4 साल का है। इसके अंदर 2 फेजेज है, 9 to 10 क्लासेस का एक फेज बनेगा और एक फेज जो है वो 11 से 12 क्लासेस का एक फेज बनेगा। इस फेज में मोस्टली उनको जो एजुकेशन जो है वो दी जाएगी, उनको मल्टी डिसिप्लिनरी। पहले क्या होता था अपने हमारे या आपके टाइम पे कि एक पर्टिकुलर स्ट्रीम होता था। मान लीजिए आप साइंस स्ट्रीम से हैं या फिर कोई पर्टिकुलर स्टूडेंट किसी कॉमर्स स्ट्रीम से, कोई आर्ट स्ट्रीम से, तो हम लोगों का एक पर्टिकुलर स्ट्रीम होता था। बट अब इस स्ट्रीम सिस्टम को हटा दिया गया है। अब ये है कि अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं और अगर आपको हिस्ट्री में इंटरेस्ट है तो आप हिस्ट्री भी एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट लेके पढ़ सकते हैं। अगर आप मान लीजिए कॉमर्स के स्टूडेंट हैं और आपको मैथ्स में इंटरेस्ट है तो आप मैथ्स भी पढ़ सकते हैं। इसमें एक और चीज़ इंक्लूड किया गया है कि अगर मान लीजिए आपने मान लीजिए एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट लिया हुआ है, मैथ्स लिया हुआ है, लेकिन आपको पता है कि मैथ्स का आगे जाकर के आपको कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं होने वाला है। मतलब अगर आप एक पर्टिकुलर मान लीजिए अगर आप एक कॉमर्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट है, ठीक है, आपने मैथ्स लिया हुआ है लेकिन आपको मैथ्स का आगे जाकर के कोई यूज़ नहीं होगा, तो इसमें एक लेवल है, एग्जामिनेशन में आपको एक लेवल दिया जाएगा, मीडियम, एडवांस लेवल एंड लो लेवल। तो आपको अगर मान लीजिए इस मैथ्स का आपको पर्टिकुलर आगे जाकर के कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, तो आप एग्ज़ाम देते टाइम पे ये जो लेवल है उसमें आप डिसाइड कर सकते हैं। मान लीजिए आपको इंटरेस्ट नहीं है तो आप लो लेवल डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको इसमें इंजीनियरिंग करना है या फिर फर्दर आपको जाकर के इसमें पीएचडी करना है, कुछ भी करना है, तो आप इसका एडवांस लेवल, मतलब आप अपने हिसाब से इसका जो एग्ज़ाम का जो लेवल्स है ना वो भी डिसाइड कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है। दूसरा, स्ट्रीम्स जो है वो उसमें फ्लेक्सिबिलिटी है। पहले होता था कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को आर्ट में भी इंटरेस्ट होता था, मैथ्स में भी इंटरेस्ट होता था, मतलब वो नहीं ले सकते थे क्योंकि ऐसा कोई रूल ही नहीं था। लेकिन अब इस चीज़ को ला दिया गया है, मल्टी डिसिप्लिनरी होगा, मतलब मल्टी डिसिप्लिनरी स्टडी होगा। स्टूडेंट्स अपने चॉइस के सब्जेक्ट्स ले सकेंगे। और इस फेज में बेसिकली क्या होगा, बहुत सारे चेंजेस आने वाले हैं। जैसे इस फेज में पहले क्या होता था, 10 में या 12 में अगर आप देखेंगे तो एक बार साल में एग्ज़ाम हुआ, इसके बोर्ड्स के मार्क्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते थे। 12th का मार्क्स तो स्पेशली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता था अगर आपको कॉलेज में एडमिशन चाहिए फर्दर के लिए। तो स्टूडेंट्स क्या करते थे, कम्प्लीटली बहुत सारे स्टूडेंट तो स्कूल ना जा करके कम्प्लीटली कोचिंग पर डिपेंडेंट होते थे। कोचिंग ने जो पढ़ाया वही वो पढ़ते थे। बट अब इस चीज़ को हटा दिया जाएगा। अब जो एग्ज़ामिनेशन है वो भी साल में 2 बार होंगे। एक 360 डिग्री जो असेसमेंट कहते हैं ना वो होगा। सिर्फ आपके एकेडमिक को नहीं दिया जाएगा। अगर आप मेरे और या आपके अपना टाइम देखेंगे तो आपको याद होगा कि ये जो 9th क्लास से लेकर के 12th क्लास तक का जो ये फेज होता है, वो पेरेंट्स भी आपको बहुत प्रेशर देते हैं, स्कूल से भी बहुत प्रेशर आने लगता है और आप खुद भी बहुत प्रेशर लेने लग जाते हैं कि ये बहुत हायर क्लासेस है, बहुत फर्दर स्टडीज़ करनी है एंड ब्ला ब्ला। मतलब आप किसी अदर करिकुलर में कहीं भी इन्वॉल्व ही नहीं होते हैं। अगर आपको कोई स्कूल का भी आपके अपने स्कूल का याद होगा, जैसे मैं नवोदय से पास आउट हूँ तो मुझे नवोदय का याद है कि अगर आप क्लास 8 तक हैं तो फर्दर एक्टिविटीज़ में आपका इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा रहता था। लेकिन आप जैसे ही क्लास 9 में चले जाएंगे ना, उसके बाद एक अलग तरीके का प्रेशर बनने लग जाता है कि नहीं अब सिर्फ पढ़ना है, अब फर्दर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट नहीं करना है, अब सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है। इस चीज़ को हटा दिया गया है क्योंकि अब आपका असेसमेंट जो वो 360 डिग्री असेसमेंट होगा। आपका रिजल्ट जो है 360 डिग्री बनेगा। मतलब आपकी फर्दर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्वमेंट को भी इसमें जज किया जाएगा। आप अगर किसी पर्टिकुलर चीज़ में अच्छे, मान लीजिए आप आर्ट में अच्छे, तो आपकी इस चीज़ को भी इंक्लूड किया जाएगा। आपका जो आपको एक ओवरऑल डेवलपमेंट का प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है अब। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो ओवरऑल डेवलपमेंट है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से। मान लीजिए अगर आप स्टडीज़ में आगे जाकर के बहुत अच्छा नहीं कर पाते हैं तो आपके पास ऑप्शन रहेगा ना कि आप इस चीज़ में आप आर्ट में अच्छे तो आप आर्ट में कुछ अलग कर सकते हैं, या फिर आप म्यूज़िक में अच्छे तो म्यूज़िक में। लेकिन बच्चे पहले के टाइम पे क्या होता था, ओनली एंड ओनली बुक्स पर डिपेंडेंट होते थे। ये बहुत गलत था। इस चीज़ को इसमें चेंज किया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट। 360 डिग्री आपका असेसमेंट होगा। आपका जो रिजल्ट होगा उसमें एडवाइस आपके क्लासमेट
प्राइवेट से भी लिया जाएगा, आपका पर्टिकुलर असेसमेंट भी इंक्लूडेड रहेगा, आपके पेरेंट्स का भी असेसमेंट उसमें रहेगा। मतलब एक प्रॉपर डेवलपमेंट, एक प्रॉपर रिपोर्ट कार्ड तैयार किया जाएगा। और इस रिपोर्ट कार्ड को बनाने के लिए भी उन्होंने एक अथॉरिटी बनाई जा रही है जो इस चीज़ को रेगुलेट करिए, जो रिजल्ट का जो प्रॉपर प्रोसीजर है उसको वो रेगुलेट करे। यहाँ पे मैंने एक इमेज लगाया है, अगर आप देखे होंगे तो एग्जिस्टिंग मतलब अभी तक जो चल रहा है एजुकेशनल सिस्टम वो क्या था, उसमें ओनली एंड ओनली 2 स्टेजेस से 10 एंड 10+2 10 ईयर्स का जो ये स्टेजेस था उसमें 6 to 16 एज ग्रुप को इंक्लूड किया गया था। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो 2 या फिर 2.5 कहें, उस ये जो प्री स्कूल का स्टेज है इसको इंक्लूड ही नहीं किया जाता है। ये फाउंडेशनल स्टेज होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है बच्चों के डेवलपमेंट के लिए, ओवरऑल डेवलपमेंट एज वेल एज ये जो एजुकेशनल सिस्टम है उसको एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म पे रखने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज है। पहले के टाइम पे इसको बिल्कुल इसकी इंपॉर्टेंस ही नहीं थी, लेकिन अगर आप न्यू एकेडमिक स्ट्रक्चर देखेंगे तो उसमें इस चीज़ को भी इंक्लूड किया गया है। पहला 3 साल आप आंगनबाड़ी या प्री स्कूल या फिर बाल बाटिका वगैरह में आप पढ़ाई अपनी कंप्लीट करेंगे, फिर आगे के 2 साल जो है क्लास 1 और क्लास 2, ये जो एज ग्रुप होता है 6 to 8 का एज ग्रुप, ये आप स्कूल्स में कंप्लीट करेंगे। इसके बाद 3 ईयर्स है जिसमें क्लास 3 to क्लास 5 है। 8 से 11 का जो एज ग्रुप है इसको प्रिपरेटरी स्टेज कहा गया था। इसमें प्ले, डिस्कवरी एंड एक्टिविटीज़ वगैरह, इंटरेक्शन वगैरह कराए जाएंगे। उसके बाद जो 3 ईयर्स का जो एज ग्रुप है, मिडिल एज ग्रुप, जिसको आप जो एज ग्रुप है वो 6 to 8 क्लास का जो एज ग्रुप है उसमें उनको एक्सपेरिमेंटल लर्निंग दिया जाएगा। मैंने आपको बताया कि इसमें वोकेशनल कोर्सेज का एक प्रोविज़न है कि आपका जो वोकेशनल कोर्सेज होगा आप उसमें अपनी ट्रेनिंग, इंटर्नशिप कंप्लीट कर सकते हैं। आपके पसंदीदा जो, अगर मान लीजिए आपको पेंटिंग का शौक है तो आप अपने पसंद के पेंटर के साथ इंटर्नशिप कंप्लीट कर सकते हैं। और एक और चीज़, एक 20 डेज बैगलेस जो स्टडीज़ है उसका भी एक प्रोविज़न आया है। मतलब साल में 20 दिन आपको स्कूल बैग लेकर के नहीं जाना है, ओनली एंड ओनली प्रैक्टिकल नॉलेज दिया जाएगा। इवन ये जो एज ग्रुप है, ये जो 6 to 8 क्लासेस का जो ग्रुप है, इसमें एक और चीज़ है कि डिस्ट्रिक्ट, मान लीजिए आपका डिस्ट्रिक्ट कारपेंटर के लिए फेमस है या फिर आपके डिस्ट्रिक्ट में जो कुम्हार होते हैं वो अगर बहुत फेमस है तो आपको उस चीज़ की भी दिखाया जाएगा, उसका प्रैक्टिकल नॉलेज आपको दिया जाएगा। सिर्फ बुकिश नॉलेज नहीं होगा, अब प्रैक्टिकल नॉलेज भी होगा। इसके बाद का जो 4 ईयर्स है, 9 to 12 वाला जो एज ग्रुप है, 14 to 18 ईयर्स वाला, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मल्टी डिसिप्लिनरी होगा, ग्रेटर क्रिटिकल थिंकिंग होगा, फ्लेक्सिबिलिटी होगा एंड चॉइस, स्टूडेंट चॉइस ऑफ सब्जेक्ट्स रहेगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एज ग्रुप है। न्यू एकेडमिक सेशन और एग्जिस्टिंग में क्या डिफरेंस है आप इस एक इमेज के माध्यम से समझ सकते हैं। देखिए, स्कूल को गवर्न करने के लिए या फिर एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी की स्थापना की जा रही है टू रेगुलेट बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट स्कूल, दोनों को रेगुलेट करने के लिए एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी बनाई जा रही है। Emphasis on foundational literacy and numeracy, no rigid separation between academic streams, extracurricular, vocational streams in school. Vocational education स्टार्ट होगा क्लास 6 से विद इंटर्नशिप, ये मैंने आपको बताया। 360 डिग्री का आपका रिपोर्ट कार्ड जो है, हॉलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड तैयार किया जाएगा। ट्रैकिंग स्टूडेंट्स प्रोग्रेस फॉर अचीविंग लर्निंग आउटकम्स, अ न्यू एंड कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल करिकुलर फ्रेमवर्क फॉर टीचर्स एजुकेशन NCFTE 2021 will be formulated by the NCTE in consultation with NCERT। टीचर्स के लिए भी बहुत सारे चेंजेस होंगे। टीचर्स के लिए भी करिकुलर जो होगा फ्रेमवर्क वो तैयार किया जाएगा। देखिए, कोविड आने की वजह से इसको इम्प्लीमेंट होने में 2 से 3 साल लग जाएंगे, ऐसा अभी तक कहा जा रहा है कि 22 से 23 का जो एकेडमिक सेशन होगा उसमें ये न्यू एजुकेशनल पॉलिसी इम्प्लीमेंट किया जाएगा। क्योंकि इससे पहले बहुत सारे चेंजेस करने, मतलब आपके बुक्स चेंज करने हैं NCERT को, टीचर्स को ट्रेनिंग देनी है, जो आंगनबाड़ी वर्कर्स हैं उनको ट्रेनिंग देनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर उस हिसाब से करना है ताकि ग्राउंड लेवल पर ये चीज़ें इम्प्लीमेंट हो सके। तो इन सारी चेंजेस को करने में कुछ टाइम लगेगा। अभी हमारी इकोनॉमी एग्जैक्टली ठप होती जा रही है कोविड की वजह से, तो जब हमारे पास पैसा, इन सब चीज़ के लिए पैसा लगेगा, अगर जब गवर्नमेंट के पास पैसा होगा तभी तो वो इस चीज़ को कर पाएगी, तो इसको होने में टाइम लगेगा। लेकिन जितना भी टाइम लगे, जब ये इम्प्लीमेंट होगा तो ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट, अगर प्रॉपरली जिस तरीके से इस एजुकेशनल पॉलिसी को ड्राफ्ट किया गया है, अगर ये एग्जैक्टली इसी तरीके से ग्राउंड लेवल पे अगर इम्प्लीमेंट होती है तो इससे बहुत ज़्यादा चेंजेस आपको एजुकेशनल सिस्टम में देखने को मिलेगा। एक डिफरेंट एजुकेशनल सिस्टम इंडिया में देखने को मिलेगा।
देखिए फॉरेन कंट्रीज़ में क्या होता है कि बच्चे क्लास 6 क्लास 7 से जो ट्रेनिंग्स होती है उनकी डिफरेंट सब्जेक्ट्स के लिए, या फिर उनको किसी एक पर्टिकुलर चीज़ में इंटरेस्ट है, उसकी ट्रेनिंग्स उनको देनी स्टार्ट हो जाती है, तो वो आगे लाइफ में बहुत जल्दी और बहुत अच्छा कर पाते हैं। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। क्लास 12 तक तो कम्प्लीटली उनके हाथ में सिर्फ और सिर्फ बुक होता था, कुछ फर्दर नहीं होता था। एजुकेशन और एक्स्ट्रा करिकुलर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस किया जाता था, बट अब इस एजुकेशनल पॉलिसी में इन चीज़ों को भी चेंज किया जा रहा है। चलिए, GER ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो, इस पे इस जो पॉलिसी है इसमें काफ़ी ज़्यादा फोकस किया गया था, काफ़ी ज़्यादा इस पर प्रेशर दिया गया था। देखिए GER क्या होता है, मान लीजिए जो इंडिया में अभी तक का जो सिनेरियो है, प्राइमरी एजुकेशन जो होता है उसमें इनरोलमेंट रेशियो, मान लीजिए आज आपके डिस्ट्रिक्ट में 1000 बच्चे हैं, क्लास 1 में एडमिशन के लिए 1000 बच्चे हैं। अगर वो हज़ारों बच्चे क्लास में अगर एडमिशन उनका हो जाता है किसी न किसी स्कूल में, तो उस क्लास 1 के लिए जो GER होगा वो 100% होगा। तो इंडिया में क्या होता है कि प्राइमरी एजुकेशन जो होता है, प्राइमरी एजुकेशन जो होता है उसमें GER 100% रहता है। लेकिन जैसे जैसे आप हायर क्लासेस की तरफ जाएंगे वैसे वैसे देखिए कि ये जो रेशियो है वो काफ़ी कम होता जाता है। अगर आप क्लास 6 से क्लास 8 की बात करेंगे तो GER 90.9% तक होता था, लेकिन 9-10 की बात करेंगे तो 97.93%, सॉरी 97.3% होता है। अगर आप 11 से 12 की बात करेंगे तो ये और भी कम होता जा रहा है। मतलब क्लासेस वाइज ये ड्रॉप आउट की जो रेशियो होती है ना वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। ये गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा टारगेट है कि इस चीज़ को 100% लाना है 2030 तक। 100% ये जो GER है, स्टूडेंट्स तो ड्रॉप आउट करते हैं एजुकेशनल सिस्टम से बाय वॉट एवर रीज़न, इस रेशियो को कम करना है, इस परसेंटेज को कम करना है। हमें हमारा GER जो है प्री स्कूल टू सेकेंडरी स्कूल 100% करना है बाय 2030। ये बहुत इंपॉर्टेंट टारगेट है इस पॉलिसी का। चलिए, नेक्स्ट जो मेजर चेंज किया गया है वो है एम्पावरिंग स्टूडेंट थ्रू फ्लेक्सिबिलिटी इन चॉइस कोर्सेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट चेंजेस है। हमारे या आपके टाइम पे 10+2 वाले सिस्टम में क्या होता था, हम एक पर्टिकुलर स्ट्रीम ले लेते थे और इस स्ट्रीम से पढ़ाई करते थे। अगर आपको ध्यान होगा तो आप जब 9 क्लास प्लस में चले जाते होंगे तो एक अलग तरीके का प्रेशर होता था, सिर्फ और सिर्फ बुक ही देखने को मिलता था, नो फर्दर एक्टिविटीज़। चाहे आप स्कूल में देखें तो ये कहा जाता था कि ये बड़े क्लासेस के बच्चे, इनको इन्वॉल्वमेंट कम किया जाए। अगर आप 11-12 में अगर साइंस स्ट्रीम अगर खुदा ना खास्ता आपने ले लिया होगा तो आपको याद होगा कि सिर्फ और सिर्फ पेरेंट्स की तरफ से भी प्रेशर होता था, स्कूल का भी एक प्रेशर होता था कि साइंस स्ट्रीम के बच्चे सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करेंगे। आज की इस एजुकेशनल सिस्टम में ये एक मेजर चेंज किया जा रहा है। एक तो स्टूडेंट्स के पास चॉइस होगा। अगर मान लीजिए आप मैथ्स ले रहे हैं, आपको मैथ्स में इंटरेस्ट है, आपने PCM लिया, आप इसके साथ में अगर आपको हिस्ट्री में भी इंटरेस्ट है तो आप हिस्ट्री भी ले सकते हैं। ये एक कोर्स प्रॉपर तैयार किया जाएगा। अगर आपके उस मॉड्यूल में अगर ये इंक्लूड हो रहा है तो आप ले सकते हैं। इसमें एक और बिगेस्ट जो चेंज किया जा रहा है, देयर विल बी नो हार्ड सेपरेशन अमॉन्ग करिकुलर, एक्स्ट्रा करिकुलर, को करिकुलर, अमॉन्ग आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज एंड साइंस और बिटवीन वोकेशनल और academic streams. Subjects such as physical education, the arts and craft, the vocational skills in addition to science, humanities and mathematics will be incorporated throughout the school curricular with a consideration for what is interesting and safe at each student. बहुत इंपॉर्टेंट चेंजेस किए गए हैं। ये जो मैंने आपको प्रॉपर लाइन पढ़ के सुनाया है ना, ये एक HRD मिनिस्ट्री की वेबसाइट पे अगर आप जाएंगे तो न्यू एजुकेशनल पॉलिसी का अभी तक सिर्फ एक ड्राफ्ट पब्लिश किया गया है, उस ड्राफ्ट के लाइन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैंने आपको इसलिए दिया ताकि आप एग्जैक्ट जो उसकी वर्डिंग है उसके हिसाब से समझ सके कि क्या चेंजेस होने वाले हैं। अब मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी लैंग्वेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इसमें फोकस किया गया है इस चीज़ पे। देखिए, क्लास 5 तक के स्टूडेंट को एटलीस्ट ऐसा कहा गया है कि वो जिस स्टेट से या जिस रीजन से बिलोंग करते हैं उनके होम लैंग्वेज, मदर लैंग्वेज या फिर लोकल लैंग्वेज में ही पढ़ाया जाए। वहाँ के टीचर्स उनको इसी लैंग्वेज में पढ़ाए, क्योंकि कहा जा रहा है कि ये जो यंग चाइल्ड होते हैं ना वो अपनी जो लैंग्वेज होता है उनका लोकल लैंग्वेज उसको में बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। तो इस चीज़ पर काफ़ी ज़्यादा फोकस किया गया है। अभी तक सारे स्कूल्स में क्या होता था, ओनली इंग्लिश मीडियम स्टडीज़ पर फोकस किया जाता था, बट इसमें इस चीज़ को इम्प्लीमेंट किया गया है और कहा गया है कि अगर ज़रूरत पड़ा तो ये जो लोकल लैंग्वेज या होम लैंग्वेज में जो पढ़ाई की जो ये बात है ये ग्रेड 8 तक भी या उसके बियॉन्ड भी वो कर सकते हैं। दिस विल बी फॉलोड बाय बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट स्कूल। द 3 लैंग्वेज फॉर्मूला विल कंटिन्यू टू बी इम्प्लीमेंटेड वाइल कीपिंग इन माइंड द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, एस्पिरेशन ऑफ द पीपल्स रीजन्स एंड द यूनियन एंड द नीड टू प्रमोट मल्टीलिंगुअलिज्म एज वेल एज promote national unity.
अब इसमें क्या होगा, 3 लैंग्वेज का सिस्टम होगा, जिसमें आपका 2 लैंग्वेज जो हो जाएगा वो आपका जो लोकल लैंग्वेज कहें या फिर जो आपका नेशनल लैंग्वेज है वो रहेगा। एक लैंग्वेज आप कोई फॉरेन लैंग्वेजेस ले सकते हैं, ठीक है। हाउएवर देयर विल बी ग्रेट फ्लेक्सिबिलिटी इन 3 लैंग्वेज फार्मूला एंड नो लैंग्वेज विल बी इम्पोज्ड ऑन एनी स्टेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। देखिए, ये जो एजुकेशनल पॉलिसी है वो सेंटर के द्वारा बनाई जाएगी, इसको पास की जाएगी। देखिए, लेकिन किसी भी पर्टिकुलर स्टेट के ऊपर ये प्रेशर नहीं रहेगा कि आप ये पर्टिकुलर लैंग्वेज चुनिए। वो अपने हिसाब से, अपने रीज़न के हिसाब से इसमें चेंजेस कर सकते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट उनके पास फ्लेक्सिबिलिटी होती है। द 3 लैंग्वेज लर्नड बाई children will be the choice of a state regions and the course of students themselves, so long as at least 2 of the 3 languages are native to India। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। जो 3 लैंग्वेज का जो प्रोविज़न है, इसमें 2 लैंग्वेज आपका नेटिव होना चाहिए इंडिया का और एक आप कोई फॉरेन लैंग्वेज पढ़ सकते हैं। ये लैंग्वेज जो 2 लैंग्वेज है, जो नेटिव का इंडियन नेटिव लैंग्वेजेस होंगे, इसका चॉइस कंप्लीटली स्टेट गवर्नमेंट के पास होगा कि वो कौन सी लैंग्वेज चूज़ कर रहे हैं। ये कंप्लीटली उनके पास ये अथॉरिटी होगा। ये हर एक स्टेट के लिए डिफरेंट होगा, क्योंकि ऑफकोर्स ये बात है, अगर आप तमिलनाडु में बंगाली लैंग्वेज पढ़ेंगे तो कोई मतलब नहीं बनता है वहाँ पर अगर इस लैंग्वेज को पढ़ाया जाएगा तो इसलिए इस चीज़ में काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है। इस पॉलिसी में संस्कृत पे भी काफ़ी ज़्यादा फोकस किया गया है और कहा गया है कि संस्कृत विल थस बी ऑफर्ड एट ऑल लेवल ऑफ स्कूल्स एंड हायर एजुकेशन एज एन इम्पॉर्टेंट इनरिचिंग ऑप्शन फॉर स्टूडेंट्स, इंक्लूडिंग एज एन ऑप्शन इन 3 लैंग्वेज फार्मूला। संस्कृत को आप 3 लैंग्वेज का जो फार्मूला है उसमें भी इंक्लूड किया जा रहा है। इसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है इस एजुकेशनल पॉलिसी में और कहा गया है कि इसको हायर लेवल की स्टडीज़ हो या फिर स्कूल लेवल की स्टडीज़ हो, हर एक में एक इम्पॉर्टेंस दिया जाएगा और स्टूडेंट के पास ऑप्शन रहेगा संस्कृत लेने का भी। चलिए, अब हम लोग बोर्ड एग्जाम के देखते हैं कि बोर्ड एग्जाम में क्या चेंजेस किया जा रहा है। देखिए, बोर्ड एग्जाम का जो पूरा स्ट्रक्चर है उसको रीडिज़ाइन किया जा रहा है। टू इनकरेज होलिस्टिक डेवलपमेंट, स्टूडेंट विल बी एबल टू चूज मैनी ऑफ द सब्जेक्ट इन विच दे टेक बोर्ड एग्जाम डिपेंडिंग ऑन देयर इंडिविजुअलाइज्ड इंटरेस्ट। स्टूडेंट्स जो है कम्प्लीटली अपने इंटरेस्ट के हिसाब से सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं और उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में एग्ज़ाम दे सकते हैं। बोर्ड एग्ज़ाम को अब ईजियर बनाया जा रहा है, इन सेंस कि पहले के टाइम पे क्या होता था, साल में एक बार एग्ज़ाम होता था। बोर्ड एग्ज़ाम्स हमारा मार्च के टाइम पे होता था। एक एग्ज़ाम होता था, स्टूडेंट्स के पास काफ़ी प्रेशर होता था और दूसरा स्टूडेंट्स क्या करते थे कि पूरे साल मस्ती किया, 2 के 3 साल मतलब दिसंबर में जब प्री बोर्ड से स्कूल में स्टार्ट होते थे उस टाइम से वो पढ़ना स्टार्ट करते थे और बोर्ड एग्ज़ाम्स में अच्छे मार्क्स ला लेते थे। वो सिर्फ और सिर्फ मार्क्स के लिए पढ़ते थे, नो नॉलेज, नो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, नथिंग। लेकिन आज का जो सिस्टम है उसको कम्प्लीटली चेंज किया जा रहा है। अब क्या किया जा रहा है, ये जो कोचिंग का जो सिस्टम है, जो आप कोचिंग में 2 महीने पढ़ लेंगे या फिर आप रट्टाफिकेशन कर लेंगे और आप एग्ज़ाम्स क्लियर कर लेंगे, ऐसे सिस्टम को ही हटाया जा रहा है। अब साल में 2 बार एग्ज़ाम होगा, बोर्ड एग्ज़ाम होगा। एक पर्टिकुलर जैसे क्लास 10th में आपके 2 बार एग्ज़ाम्स हो गए। मान लीजिए अगर आपका पहला एग्ज़ाम आपने दिया और आपके मार्क्स अच्छे नहीं बन रहे हैं, तो आप अपनी इस चीज़ को सेकेंड एग्ज़ाम जो आप दीजिए उसमें और अपनी इस चीज़ को ठीक कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें एक और ऑप्शन है कि मान लीजिए आपने 2 एग्ज़ाम दिया, आपका पहला एग्ज़ाम का मार्क्स अच्छा आ गया, फिर भी आप इम्प्रूवमेंट के लिए किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में इम्प्रूवमेंट के लिए या फिर ओवरऑल इम्प्रूवमेंट के लिए भी आप जो सेकेंड वाला जो एग्ज़ाम होगा उसको फॉर्म फिल कर सकते हैं और आप एग्ज़ाम दे सकते हैं, ताकि आप सेटिस्फाइड हो सके इस मार्क्स से। सेमेस्टर सिस्टम होगा तो आपको पूरे साल ही पढ़ाई करनी पड़ेगी, जैसे कॉलेजेस में होता है, पूरे साल पढ़ाई करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि लास्ट के 2-3 महीने पढ़ लिए और आपने बोर्ड एग्ज़ाम दिए, आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। तो इससे बोर्ड एग्ज़ाम को ईजियर भी किया जा रहा है। दूसरा, कंप्लीटली जो स्टडीज़ पे फोकस किया जा रहा है, ना कि वो कोचिंग के द्वारा जो रटा दिया जाता है, इस चीज़ पे फोकस नहीं किया जा रहा है। ये अब हम लोग नेक्स्ट चेंजेस हायर एजुकेशन में देखते हैं क्या होने वाला है। देखिए, अभी तक का जो हमारा ग्रेजुएशन होता था, अंडर ग्रेजुएट कोर्स जो होता था वो 3 इयर्स का होता था, लेकिन अब इसको 3 और 4 इयर्स कर दिया गया है विथ मल्टीपल एग्जिट ऑप्शन। ये मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ कि मल्टीपल एग्जिट ऑप्शन क्या है। मान लीजिए आपने किसी कॉलेज में फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया और किसी भी कारणवश से अगर आपको फर्स्ट ईयर के बाद आपको अपनी पढ़ाई कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं या फिर आपको वहाँ से एग्जिट करना पड़ा, तो कोई बात नहीं, आपको वहाँ पे एक सर्टिफिकेट कोर्स का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। अगर आप सेकेंड ईयर में हैं, अगर आपको किसी भी कारणवश से अगर एग्जिट करना पड़ता है कॉलेज से, अपनी पढ़ाई को बीच में ही छोड़नी पड़ती है, तो आपको एक एडवांस डिप्लोमा का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। अगर आप 3rd ईयर तक कंप्लीट करते हैं तो आपको एक बैचलर डिग्री का सर्टिफिकेट मिलेगा। लेकिन अगर आप ये चारों साल साथ में कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको बैचलर डिग्री विथ रिसर्च का एक सर्टिफिकेट मिलेगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके साथ एक और बिगेस्ट चेंज किया गया है कि अब एमफिल को इससे डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। मतलब अब आप अंडर
ग्रेजुएशन, मतलब अगर आप बीए या करते हैं उसके बाद आप एमए करेंगे और डायरेक्ट आप पीएचडी का एंट्रेंस देंगे और पीएचडी में आपका एडमिशन होगा। एमफिल जो है अब इसको कम्प्लीटली हटाया जा रहा है। इसके बाद एक बिगेस्ट चेंज क्या गया है, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको डिटेल में बताती हूँ कि मान लीजिए आपने अगर क्लास उससे फर्स्ट ईयर से एग्जिट किया किसी भी रीज़न से, तो इस फर्स्ट ईयर से आप अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू कर सकते हैं आफ्टर कुछ ईयर भी। मान लीजिए आप 4 साल के बाद आपको लगता है कि नहीं नहीं मुझे पढ़ाई कंप्लीट कर लेनी चाहिए, अगर आप पढ़ाई करने के लिए दोबारा से आते हैं तो आप इस फर्स्ट ईयर आपने कंप्लीट कर लेना, आपको डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन लेना पड़ेगा और आपका एडमिशन हो जाएगा और उसके बाद आप अपनी पढ़ाई का पूरी कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये जो आपका सर्टिफिकेट है वो एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में चला जाएगा। इसके बाद एक और बिगेस्ट चेंज मैं आपको बताती हूँ कि अगर मान लीजिए आपने किसी दिल्ली यूनिवर्सिटी से मान लीजिए आपने फर्स्ट ईयर में एग्जिट कर दिया, ठीक है, लेकिन अब किसी कारणवश से दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं ले पा रहे हैं या फिर आपके घर से दूर हो जाएगा, वॉट एवर रीज़न आ जाए, आप वहाँ पे एडमिशन नहीं ले सकते हैं। अगर अब आपको मान लीजिए बीएचयू, आप बनारस से बिलोंग करते हैं, आप बीएचयू में एडमिशन ले सकते हैं। तो ये भी इसमें एक प्रोविज़न है कि अगर आपने अपना जो फर्स्ट ईयर यहाँ पर छोड़ दिया था, ड्यू में छोड़ दिया था, तो आप बीएचयू से अपना सेकेंड ईयर से कंटिन्यू कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स के लिए इसका बहुत बड़ा बेनिफिट होगा। बहुत से स्टूडेंट बहुत घर के रीज़न, बहुत सारे पर्सनल रीजंस की वजह से अपनी पढ़ाई बीच में ड्रॉप आउट कर देते हैं, तो उनके लिए ठीक रहेगा कि बाद में आकर के आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकते हैं। इसके बाद एक और मेजर चेंज है कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट का। अभी तक क्या होता था, अगर आप डीयू का देखिए या फिर कोई भी फर्दर यूनिवर्सिटी का देखिए, कुछ पर्टिकुलर कोर्सेज के अलावा जो एंट्रेंस का, जो इसका एडमिशन का जो प्रोसीजर है वो कम्प्लीटली आपके 12th के मार्क्स पे डिपेंड करता था। लेकिन अब इस चीज़ को हटा दिया गया है। अगर जब आपको ध्यान होगा कि मई के महीने में जब ड्यू का, मई के लास्ट वीक से लेकर जून के फर्स्ट वीक में जब ड्यू का कट ऑफ आता है दिल्ली यूनिवर्सिटी का, तो काफ़ी हाईलाइटेड होता है कि एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए एक पर्टिकुलर कॉलेज का जो कट ऑफ है वो 100% जा रहा है। तो उन स्टूडेंट्स को तो प्रॉफिट आ गया कि जिन्होंने मतलब जिनके 100% मार्क्स आ रहे हैं उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, लेकिन जिनका खुदा न खास्ता 1-2% के लिए या फिर किसी और वजह से अगर वो लैक कर रहे हैं, तो उनके पास भी एक ऑप्शन है, कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट। ये इंट्रोड्यूस किया गया है। ये जो कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट है एज वेल एज स्पेशलिस्ट कॉमन सब्जेक्ट एग्जाम इन साइंस, ह्यूमैनिटीज, लैंग्वेज, आर्ट्स एंड वोकेशनल स्टडीज एटलीस्ट ट्वाइस एवरी ईयर। ये जो कॉमन एप्टीट्यूड है साल में 2 बार लिया जाएगा। ये हर एक सब्जेक्ट के लिए होगा, चाहे आप साइंस स्ट्रीम के हो, ह्यूमैनिटीज़ के हो, किसी भी लैंग्वेज, किसी भी आर्ट के लिए ये एग्ज़ाम होगा। साल में 2 बार होगा। आप एग्ज़ाम के फॉर्म भी भरिए, एग्ज़ाम में अपियर हो जाइए। आपकी इसके मार्क्स के बेसिस पे आपको ऑल ओवर इंडिया के किसी भी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन मिल सकता है, बशर्ते आप उनका जो परसेंटेज है, पर्टिकुलर परसेंटेज उन्होंने डिसाइड किया, वो आप फुलफिल कर रहे हो। दिस एग्जाम shall test conceptual understanding and the ability to apply knowledge and shall aim to eliminate the need for taking coaching for these exams। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कम्प्लीटली कंसेप्चुअल होता है। आपकी एबिलिटी किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को कैसे आप समझ रहे हैं, इस चीज़ के लिए एग्ज़ाम होता है। आपको पता होगा जैसे क्लैट है या फिर डीयू के ही बहुत सारे कॉलेजेस में बहुत सारे पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स के लिए एग्ज़ाम है। वो एग्ज़ाम ऐसा नहीं है कि अगर आपको मान लीजिए आपने इंग्लिश के अंडर ग्रेजुएट इंग्लिश में एडमिशन लेने के लिए अगर आप एग्ज़ाम दे रहे थे, ऐसा नहीं कि सिर्फ आपसे इंग्लिश के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ये कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट है, मतलब आपसे रीजनिंग के भी क्वेश्चन होंगे, मैथ्स के भी क्वेश्चन होंगे, किसी फर्दर और सब्जेक्ट्स के भी क्वेश्चन होंगे जिसको आप जीएस में इंक्लूड कर सकते हैं। आपका हर एक चीज़ चेक किया जाएगा, मतलब आप किसी चीज़ को कैसे अप्लाई करते हैं अपने नॉलेज को, इस चीज़ को इस एग्ज़ाम में टेस्ट किया जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है और स्टूडेंट्स के लिए इससे बहुत ज़्यादा सहूलियत भी रहेगा। चलिए, इसके बाद जो बिगेस्ट चेंज है वो मैं आपको बताती हूँ। अभी तक क्या होता था कि कोई भी यूनिवर्सिटी या फिर जैसे आईआईटी है, आईआईएम है, ये एक पर्टिकुलर के लिए, आईआईटी आपको पता है कि अगर आपने इंजीनियरिंग का एंट्रेंस क्लियर किया तो ही आपकी एडमिशन होगी। आईआईएम का आपको पता है कि अगर आपने कैट का पेपर या फिर और जो भी इसके एग्जाम्स होते हैं वो क्लियर किए तभी आपका वहाँ पर एमबीए के लिए एडमिशन होगा। लेकिन अब इस चीज़ को हटाया जा रहा है। हर एक यूनिवर्सिटी, हर एक इंस्टीट्यूशन को मल्टी डिसिप्लिनरी किया जा रहा है। मतलब अब आप आईआईटी के अंदर भी सोशल स्टडीज़ की पढ़ाई कर सकते हैं, आप आईआईटी के अंदर फैशन डिज़ाइनिंग की भी पढ़ाई कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। दूसरा, इसमें एक और बिगेस्ट टारगेट क्या दिया गया है कि हर एक डिस्ट्रिक्ट या हर एक डिस्ट्रिक्ट के नियर बाई किसी डिस्ट्रिक्ट में एक कॉलेज होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ पर बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है और कहा गया है कि
2040 तक इस टारगेट को अचीव कर लिया जाएगा। नॉट इवन इस टारगेट को, इस एजुकेशनल पॉलिसी में जितने भी टारगेटेड है उसको 2040 तक अचीव कर लिया जाएगा। मतलब आप ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आने वाले 2 दशक के बाद जो एजुकेशनल सिस्टम है इंडिया का वो काफ़ी चेंज्ड आपको मिलेगा, काफ़ी मॉडर्न आपको मिलेगा। इसके बाद एक बिगेस्ट चेंज है, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन विल बी क्रिएटेड एज एन एपेक्स बॉडी फॉर फॉस्टरिंग अ स्ट्रॉन्ग रिसर्च कल्चर एंड बिल्डिंग रिसर्च कैपेसिटी अक्रॉस हायर एजुकेशन। एक हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया भी सेटअप किया जा रहा है एज ए सिंगल अम्ब्रेला बॉडी फॉर द इंटायर हायर एजुकेशन एक्सक्लूडिंग मेडिकल एंड लीगल education. Public and private higher education institution will be governed by the same set of norms for regulation, acceleration and academic standard. Also, HECI will having 4 independent vertical namely. देखिए इसके अंदर भी 4 independent bodies होंगे जिनका नाम होगा नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल फॉर रेगुलेशन, जनरल एजुकेशन काउंसिल फॉर स्टैंडर्ड सेटिंग, हायर एजुकेशन ग्रांट काउंसिल फॉर फंडिंग एंड नेशनल एक्सेलरेशन काउंसिल फॉर एक्सेलरेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक पर्टिकुलर बॉडी होगी, एक इंडिपेंडेंट बॉडी होगी, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, जो प्राइवेट एज वेल एज जो गवर्नमेंट होता है दोनों के जो हायर एजुकेशन के जो जितने भी नॉर्म्स हैं उसको सेट करेगी। मतलब अगर आप किसी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी या गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ रहे हैं या फिर प्राइवेट में पढ़ रहे हैं, सेम सेट ऑफ नॉर्म्स रहेगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अब बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन। इस कोविड के टाइम पे लोगों को एजुकेशन टेक्नोलॉजी का इम्पोर्टेंस इन एजुकेशन इवन हर एक फील्ड के लिए बता दिया। तो गवर्नमेंट ने अगर आगे जाकर कुछ ऐसे ही प्रॉब्लम, अगर दोबारा ऐसा कुछ पेंडेमिक आता है तो उसके लिए हमारे एजुकेशनल सिस्टम को तैयार रखने के लिए एक ऑटोनोमस बॉडी बनाया है जिसका नाम है नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम विल बी क्रिएटेड टू प्रोवाइड ए प्लेटफॉर्म फॉर द फ्री एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ ऑन द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी टू इन्हेंस लर्निंग, असेसमेंट, प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब आज के टाइम पर टेक्नोलॉजी का क्या यूज़ है एजुकेशनल सिस्टम में, इस चीज़ की इंपॉर्टेंस को बताने के लिए एक फ्री एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ एक ये प्लेटफॉर्म बनाया गया है जहाँ पे आप टेक्नोलॉजी का क्या यूज़ है, कैसे इससे हम लर्निंग, असेसमेंट, प्लानिंग और एडमिनिस्ट्रेशन को इंक्रीज़ कर सकते हैं, इन्हेंस कर सकते हैं, इन चीज़ के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। अगर देखें कि टेक्नोलॉजी का क्या यूज है एजुकेशनल सिस्टम में, तो टीचिंग, लर्निंग, असेसमेंट में भी टेक्नोलॉजी का यूज़ होता है, एजुकेशनल प्लानिंग में इसका यूज है, डिजिटल इंडिया कैंपेन्स में इसका यूज़ है। दूसरा, ये जो NEFT है इसने कुछ इंपॉर्टेंट काम किए हैं, जैसे ये दिव्यांग फ्रेंडली एजुकेशनल सॉफ्टवेयर बनाएगा, ई कंटेंट वेरियस लैंग्वेजेस में प्रोवाइड करेगा, वर्चुअल लैब्स, ऑनलाइन असेसमेंट एंड एग्जामिनेशंस, ये सारी चीज़ें जो है वो NEFT जो है वो इसको सुपरवाइज करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ऑटोनॉमस बॉडीज़ के लिए बनाया गया है। चलिए अगर आप टीचर्स की पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो इस एजुकेशनल सिस्टम में उनके लिए भी बहुत सारे चेंजेस किए जा रहे हैं। ऐसा कहा गया है कि टीचर्स जो है इस पूरे एजुकेशनल सिस्टम का फंडामेंटल रिफॉर्म के वो सेंटर रहेंगे, उनके ऊपर काफ़ी फोकस किया जाएगा। ऐसा कहा गया कि इस एजुकेशनल पॉलिसी से उनको मोस्ट रेपुटेटेड एंड एसेंशियल मेंबर ऑफ द सोसाइटी बनाने की दोबारा से कोशिश की जाएगी। टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट विल बी स्ट्रेंथेंड टू इंक्लूड बेटर टेस्ट मटेरियल इन टर्म ऑफ कंटेंट। अब जो TET का एग्ज़ाम है वो आपको हर एक लेवल पे देना पड़ेगा, चाहे आप फंडामेंटल फाउंडेशनल कोर्स के लिए पढ़ाना चाहे तो भी आपको देना पड़ेगा, प्रिपरेटरी के लिए, मिडिल और सेकेंडरी हर एक स्टेजेस के लिए अब आपको TET का एग्ज़ाम देना पड़ेगा, उसके तहत ही आप टीचर बन पाएंगे। दूसरा, इसमें एक बिगेस्ट चेंज किया जा रहा है कि बाई 2030 तक ये जो BEd अभी 2 साल का चल रहा है उसको 4 साल का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम कर दिया जाएगा। मतलब अब आपको ग्रेजुएशन करने की ज़रूरत नहीं है BEd करने के लिए। अब आप ग्रेजुएशन मान लीजिए आपका 3 साल का है, उसके बाद आपको BEd 1 साल का ही करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए आप 12th के बाद BEd करना चाहते हैं, आप टीचिंग प्रोफेशन में आना चाहते हैं, तो आपको 4 साल का ये इंटीग्रेटेड कोर्स करना पड़ेगा। तो मतलब आपके क्वालिफिकेशन के हिसाब से ये जो ड्यूरेशन ऑफ कोर्स है वो डिपेंड करेगा, और ये प्रॉपर 4 साल का अब हो गया है BEd। इसके तहत आपको डिफरेंट तरीके की ट्रेनिंग्स, टेक्नोलॉजी की ट्रेनिंग्स भी दी जाएगी, ताकि ये जो पूरे एजुकेशनल जो पॉलिसी में जो मेजर चेंजेस लाने हैं वो टीचर्स के थ्रू ही लाया जा सकता है। तो इस चीज़ पे काफ़ी ज़्यादा फोकस किया गया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट फाइनेंस की अब हम बात करते हैं। बहुत ज़्यादा न्यूज़ में भी रहा, बहुत ज़्यादा इस पर फोकस भी किया गया कि अब इंडिया में 6% ऑफ GDP जो है वो एजुकेशनल सेक्टर पे खर्च किया जाएगा, इन्वेस्ट किया जाएगा। अभी तक अगर आप इंडिया का देखेंगे तो ओनली 4.43% जो था टोटल GDP का वो एजुकेशन पे खर्च किया जाता था। इसमें भी इस 4.3% जो है इसका मेजर पार्ट टीचर्स को उनकी सैलरी देने में खर्च कर दिया जाता था। अगर आप देखें तो ये अभी तो कोविड के वजह
वजह से इसको इम्प्लीमेंट होने में कुछ टाइम लगेगा, लेकिन जब ये इम्प्लीमेंट होके आएगा तो 6% हमारे जीडीपी का एजुकेशन पे खर्च होगा। स्टार्टिंग के कुछ ईयर्स में जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं या फिर जो प्राइवेट स्कूल्स भी हैं, उनके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर, टीचर्स की ट्रेनिंग, जो बुक्स वगैरह हैं उनको चेंज करने के लिए खर्च किया जाएगा। उसके बाद प्रॉपर एजुकेशनल सिस्टम को रिफॉर्म करने के लिए पूरे पैसे खर्च किए जाएंगे। ये जो रिकमेंडेशन है 6% ऑफ जीडीपी, ये 1968 में जो पॉलिसी आई थी उसमें भी कहा गया था, 1986 में जो पॉलिसी आई उसमें भी कहा गया, लेकिन अभी तक इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सका। अभी तक हमारा मैक्सिमम 4.43% जीडीपी का जो है वही एजुकेशन पे खर्च हो रहा था, बट अब आप इसको रिफॉर्म लाया जा रहा है। एज सुन एज पॉसिबल 6% इसका खर्च किया जाएगा। अब एट लास्ट कुछ मिसलेनियस पार्ट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। नेशनल असेसमेंट सेंटर पार्क हैज़ बीन क्रिएटेड टू असेस द स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहा। दूसरा, जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ हैं वो अपने कैंपसेस को इंडिया में ला सकती है। इसके लिए भी जो अप्रूवल का जो प्रोसीजर है वो शॉर्ट किया जा रहा है, ताकि फॉरेन यूनिवर्सिटी भी इंडिया में अपनी कैंपस लाए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। दूसरा, इट एम्फेसाइजेज सेटिंग अप ऑफ जेंडर इंक्लूजन फंड स्पेशल एजुकेशन जो फॉर डिसएडवांस्ड रीजन्स एंड ग्रुप, इसके लिए भी एक प्रॉपर मतलब हर एक ग्रुप को देख करके इसमें कुछ ना कुछ चेंजेस किए जाएंगे। जिस पर्टिकुलर एरिया में कोई एक पर्टिकुलर डिसएडवांस्ड रीजन में अगर कोई एक पर्टिकुलर ग्रुप अगर बहुत ज़्यादा शिक्षित नहीं है या फिर कहीं अनपढ़ों की कैटेगरी उसमें बहुत ज़्यादा है, तो इस चीज़ को उस रीज़न के हिसाब से वहाँ पे पॉलिसीज़ को चेंजेस किए जाएंगे, उनके हिसाब से कुछ नियम वगैरह बनाया जाएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रहा। दूसरा, एक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन सेटअप किया जा रहा है, जो मतलब जिसके तहत क्या होगा कि जो लैंग्वेजेस है उनको ट्रांसलेट करने का, उनका इंटरप्रिटेशन करने की आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। मतलब इसके लिए भी एक प्रॉपर इंस्टीट्यूशन का सेटअप किया जा रहा है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपके साथ न्यू एजुकेशनल पॉलिसी में जितने भी चेंजेस, मेजर चेंजेस हुए थे वो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। अगर आपको कहीं पे भी कुछ भी डाउट है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं एज सुन एज पॉसिबल आपके जो डाउट्स उसको क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगी। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में एक PDF प्रोवाइड कर दूँगी, जो ड्राफ्ट आया है नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी का, HRD मिनिस्ट्री के साइट पे है। आप उसको एक बार ज़रूर पढ़िए, एक बार आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा आइडिया लगेगा। ये तो मैंने आपको पूरी जो डिटेल में समरी है वो मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। इसमें एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंस थे वो भी मैंने आपको इसमें बता दिया है। आप इसको, अगर आपको इसमें कुछ भी डाउट हो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइए। अगर आपको मेरा मटेरियल अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और बेल बटन को प्रेस करके रखिए ताकि मेरे जितने भी अपकमिंग वीडियोज़ होंगे उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आएगा। ऐसे ही अपडेटेड वीडियोस के लिए मेरे साथ बने रहें, मेरे साथ जुड़े रहें। मेरे चैनल पे और भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के टॉपिक से आप ज़रूर देखिए। मेरा जुलाई 4th वीक का वीकली करंट अफेयर्स सीरीज़ बहुत जल्द आने वाला है। अगस्त 1st वीक पे भी मैं काम कर रही हूँ, तो दोनों ही आपके लिए एज सुन एज पॉसिबल मैं प्रोवाइड कर दूँगी। इस कोविड के टाइम पे स्टे एट होम, स्टे सेफ। थैंक यू।